जय हिंद दोस्तों, मैं एक स्नैप सुबेदार राजेश पटेल एक सर्विस में न्यूज चैनल 18 अक्टूबर 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज खबर आपको बताऊंगा, पहले हेडिंग, इसके बाद विस्तार से। और खबरें अच्छी अच्छी है, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखें और सुने। ईसीएचएस में शुरू हुई एसडी सुविधा, घर बैठे किसे मिलेगा फायदा। एडिशनल पेंशन 65 साल में, यूपीएस अग्निवीर पेंशन भारत से फीसदी 8 सीपीसी पर आईआईएम के 5 प्रपोजल। एफएफ 2.08 बेसिक से 37,440 रुपए। ईएसएम वीर नारियों और आश्रितों को 10 कोर्स फ्री अप्लाई करें। पीएमएसएस के लिए 1 ईयर से अप्लाई। सीए की इलिजिबिलिटी, सीएपीएफ सैनिकों को अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता 4,000 रुपए 50% बढ़ा। और इसरो में पूर्व सैनिकों की भर्ती। अब खबर विस्तार से। डाक विभाग ने पूर्व सैनिकों के लिए राष्ट्रीय व्यापी दवा वितरण सेवा शुरू की है। इसमें पूर्व सैनिक कल्याण विभाग डीईएसडब्ल्यू के सहयोग से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पूर्व सैनिकों को अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना ईसीएचएस से जो दवाइयां नहीं मिल पाती है उनको घर पे होम डिलीवरी करने के लिए यह सुनिश्चित करना है। इसमें भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स में उपलब्ध नहीं रहती है उन्हें। यह है मंत्रालय के अनुसार दवाओं की खरीद और पैकेजिंग ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स में स्थित सामान्य सेवा केंद्र सीएससी के ग्राम स्तरीय उद्यमियों वीएलई के माध्यम से की जाएगी, जबकि भारतीय डाक अपने व्यापक डाक नेटवर्क के माध्यम से रसद और अंतिम मील वितरण का प्रबंधन करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि दवाएं ईसीएचएस लाभार्थी तथा कुशलतापूर्वक सुरक्षित रूप से और देश के सभी कोनों तक पहुंचे। स्थायित्व को बढ़ावा देने के लिए एक संबंधित प्रयास में डाक विभाग ने सितंबर में भारतीय पैकेजिंग संस्थान के साथ पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग समाधान को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी नालीदार बक्सों और कपड़ों के आवरण जैसी सामग्रियों के टिकाऊ, हल्के और लागत प्रभावी विकल्प विकसित करने में केंद्रित है, जो टिकाऊ डाक संचालन की और बदलाव का समर्थन करती है। तो ये अच्छी पहल है हमारे भूतपूर्व सैनिक भाइयों के लिए कि दवा वितरण जो है डाक सेवा के आधार पर हो जाएगा। जो जो दवाइयां पॉलीक्लिनिक में नहीं मिलती है और उसके बाद में आपको इन्हें होती है, वो आप उनको अपने घर पे मंगवा सकते हैं। अब ये योजना का मंजूरी मिल गई है, लेकिन अब देखो कब तक लागू होती है ये बाद में बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट खबर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोई देश नहीं, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की निराशाजनक डी ग्रेड मिली है। नई दिल्ली मार्शल सीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत की पेंशन प्रणाली को खराब डी ग्रेड दिया गया है। इस इंडेक्स में दुनिया की लगभग 65% आबादी को कवर करने वाली 52 सेवानिवृत्त आय प्रणालियों का मूल्यांकन किया गया था, जिसमें सूचकांक जो पर्याप्तता 40%, स्थिरता 35% और अखंडता 25% के 3 प्रमुख स्तंभों के आसपास बनाया गया है, ने भारत को 43.8 अंक दिए, जिससे यह डी ग्रेड की श्रेणी में आ गया। जब वैश्विक स्तर स्कोर 64.5 से काफी नीचे है। इस वर्ष के शीर्ष प्रदर्शन में नीदरलैंड 85, आइसलैंड 84, डेनमार्क 82, सिंगापुर 80 और इजराइल 80 है शामिल थे। सभी ने मजबूत और टिकाऊ पेंशन प्रणाली के लिए ए ग्रेड अर्जित किया है। और सबसे खराब पेंशन वाले देश की सूची आई सामने। इसमें नीदरलैंड ए नंबर पर, आइसलैंड, डेनमार्क सब ए पर है, स्वीडन बी पर है, ऑस्ट्रेलिया बी पर है, चिली 20 पर है, फिनलैंड बी पर है, नॉर्वे बी पर है, स्विट्जरलैंड बी पर है, यूके बी पर है। और हमारे भारत का तो इसके अंदर कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि हमारी जो सरकार है सिर्फ खाली आश्वासन देना जानती है और कुछ नहीं करना चाहती है। बाकी जो हमारे मोदी जी है पूरे हिंदुस्तान को तो ठीक है, पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, तो ये उनको क्या ये चीज दिखाई नहीं दे रही कि ये कैसे कैसे क्या क्या इंडेक्स हो रहा है जो हमारे पेंशन भोगियों के लिए और जो हमारे देश की छवि को खराब करता है। एक प्रकार से हमारी देश की छवि को नीचा दिखाता है, जो कि डी ग्रेड में आते हैं हम, जबकि हम भारत की जो वैश्विक और विकास वाली दर है उसमें हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बन रहे हैं, लेकिन इसमें जो यहाँ के कर्मचारी और उनको जो हम सीधा सबसे लो ग्रेड में ला रहे हैं, डी ग्रेड में। ये बहुत ही शर्मनाक है। तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और सबसे गुजारिश करूंगा कि कम से कम बी ग्रेड तक तो लाओ। मैं नहीं बोलता हूं कि आप हमें ए ग्रेड में ले आओ, कम से कम बी ग्रेड तो ले आओ कम से कम, ताकि देश का कुछ तो सम्मान बना रहे इसके लिए।
ताकि कोई बाद में बोले तो कम से कम कह सके कि नहीं यार भैया, हमारे देश में भी हम जो है बी ग्रेड में आते हैं, कोई हम इतना नीचे नहीं है हमारे यहाँ के सैनिकों और बाकी कर्मचारियों का पेंशन स्तर। तो ये सबसे खराब पेंशन वाली देशों की सूची आई सामने। इसमें दुनिया के 52 सेवानिवृत्त आय प्रणाली में भारत की पेंशन सबसे खराब है। सबसे खराब पेंशन वाले देशों में सूची में अर्जेंटीना, फिलीपींस, तुर्की, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया शामिल है। वियतनाम जैसा देश के साथ में हमारी जो है तुलना हो रही है। अब आप सोच सकते हैं कि हम जो हमारा पेंशन लेवल जो है वो कितना गिर चुका है। और अमेरिका इस सूची में 30वें नंबर पर है, बताइए आप। तो बहुत ही दयनीय स्थिति हमारी है। तो हमें प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि मोदी जी थोड़ा ध्यान दे हमारे ऊपर भी, कृपा करें हमारे भूतपूर्व सैनिकों और बाकी जो पेंशन कर्मी है उनके ऊपर थोड़ा सोचे इस पे 8 पे कमीशन में। 8वां वेतन आयोग आईआईएम अहमदाबाद द्वारा 7वें वेतन आयोग के लिए सुझाए गए 5वें वेतन कारक जो अभी भी प्रासंगिक हो सकते हैं। अध्ययन में पाया गया कि यदि नौकरी में संभावित सीख मुख्य रूप से प्रारंभिक चरण में है तो प्रवेश स्तर पर वेतन कम प्रशिक्षु स्तर पर होता है और सीखने के समय वेतन बढ़ जाता है। हालांकि यदि व्यक्ति वही काम कर रहा है तो उच्च वेतन वृद्धि के लिए कोई मजबूत आधार नहीं है, विशेष रूप से यदि प्रतिधारणा और श्रम बाजार आपूर्ति कोई समस्या नहीं है। तो इसमें आगे कहा गया है कि जब कैरियर की संभावना अधिक होती है तो कर्मचारी भविष्य की अपेक्षाएं के लिए तुलनात्मक रूप से कम पैकेज पर शुरुआत करने की तैयारी रहते हैं। अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि तब लंबे समय तक सेवा देने वाले ग्रेड वेतन वृद्धि के बजाय लॉयल्टी बोनस और अंतर सेवानिवृत्ति लाभ दिए जा सकते हैं। पदोन्नति के बिना ग्रेड वेतन वृद्धि वहां आवश्यक है जहां प्रतिभा का विकास कठिन हो और इसलिए कर्मचारियों को बोनस आमतौर पर एक मुश्त भुगतान होता है या आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। भत्ते विशेष शर्तों से जुड़े होते हैं। मौजूदा वेतन संरचना में डाउन ग्रेडिंग का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए वेतन वृद्धि स्थायी प्रकृति की है। वेतन पैकेज के इन घटकों के लिए उचित और आधार प्रदान करने हेतु न्यूनतम शर्तों को वांछनीय विशेष शर्तों से अलग किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए डीए की गणना कैसे की जाती है? महंगाई भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिक के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI-W के आधार पर की जाती है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में सिफारिशों के अनुसार यह सूत्र लागू है। डीए पिछले 12 महीने के लिए औसत AICPI-IWA के तहत 261.42 है डिवाइडेड बाय 261 इंटू 100। यह आधार मूल्य है जिसके आधार पर मुद्रास्फीति के आधार पर डीए निर्धारित किया जाता है। जनवरी से अगस्त तक 2025 तक का डेटा, जनवरी में से अगस्त 2025 और AICPI-IW में लगातार वृद्धि देखी गई है। अगस्त में यह सूचकांक 147.1 पर पहुंच गया था। अब शेष 4 महीने सितंबर से दिसंबर 2025 के आंकड़ों जनवरी 2026 के लिए डीए वृद्धि का निर्धारण करेंगे। यदि हम आने वाले महीनों में इसी तरह की वृद्धि 0.6 अंक की वृद्धि के साथ मानते हैं तो सूचकांक दिसंबर 2025 तक 149.5 तक पहुंच सकता है। डीए 419.87 से 261.42 और 261.42 से 100 मतलब 60% के करीब इस संभावित डीए दर की गणना 2026 में लगभग 60% तक पहुंच सकता है। 8वें वेतन आयोग के तहत नई संभावित वेतन वृद्धि 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन 34,560 रुपए, पेंशन भोगी के लिए न्यूनतम मूल पेंशन 17,280 रुपए। 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन 37,440 रुपए, पेंशन भोगी के लिए नया न्यूनतम मूल पेंशन 18,720 रुपए। हालांकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए डीआरओ शून्य हो जाएगा सिटी नाउ में। नेक्स्ट खबर है ये, उपरोक्त ईवी इलेक्ट्रिक एआई इको टूरिज्म उपरोक्त मद्देनजर इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अनुरोध है कि 25 अक्टूबर 2025 से पहले अपना नाम दें। मतलब ये पूरा बताना मैं भूल गया आपको। ये वीर नारियों के लिए जो अपना प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत ये कोर्स चल रहे हैं जिसके अंदर वीर नारियां जो है इसके अंदर ये कोर्स कर सकती है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और इको टूरिज्म के लिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिएंगे? डिस्चार्ज बुक चाहिएगी, सिविल एजुकेशन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा चाहिएगा और AWP और रजिस्ट्रेशन चाहिए। जिस कोर्स के लिए 20 विद्यार्थी आवेदन करेंगे उस कोर्स की मांग ROAWO जालंधर से की जाएगी। और ये नीचे उनका मोबाइल नंबर दे रखा है, अगर कोई ज्यादा जानकारी चाहता है तो इसके अंदर ले सकता है। अच्छी खबर है ये। और अपने जो वीर नारियों के लिए जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है और डिपेंडेंट के लिए। नेक्स्ट खबर, ये जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से अपना जो बताया गया PMS जो प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना है उसके अंदर अगर आपने फर्स्ट ईयर में अप्लाई नहीं किया है
तो आपको जो है आगे वो जो है पीएमएस स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले फर्स्ट ईयर से ही इसे अप्लाई करना पड़ता है। जिसने नहीं किया है तो वो उसको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये इन्होंने एक अपने जो बंदे थे इन्हें किया था अपने बच्चे का, जो कि बीटेक में है, कर रहा था, फर्स्ट ईयर का उन्होंने भरा नहीं था, इसके कारण उनका आगे का हुआ नहीं है। नेक्स्ट खबर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन सदन अशोका रोड नई दिल्ली की एक खबर है कि इनहेंस हॉरिज्म ऑफ डिप्टी डीओ एंड सीएपीएफ पर्सनल सेक्टर ऑफिसर इनहेंस द रेट्स फॉर द फूड रिफ्रेशमेंट फॉर द पोलिंग काउंटिंग ड्यूटी। कहने का मतलब है कि जो पोलिंग काउंटिंग ड्यूटी के ऊपर और अपना जो चुनाव में जो ड्यूटियां लगती है अपने सैनिक और सीआरपीएफ के जवानों और बाकी भी बंदों की, उनकी जो है रेट जो है वो बढ़ चुका है। वो इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ आगे। पहले प्रेसाइडिंग अफसर और काउंटिंग सुपरवाइजर का था 350 रुपए पर डे, जो कि बाद में रिवाइज करके 500 रुपए पर डे के हिसाब से और 2000 रुपए लमसम एक दिन का हो रहा है उनका। पोलिंग अफसर का 250 रुपए पर डे था, जो कि अब बढ़ाकर 400 रुपए पर डे और 1600 रुपए लमसम हो गया है। और काउंटिंग असिस्टेंट का 250 रुपए था, जो कि 450 से लेके तो 1300 रुपए पर 50 रुपए जो लमसम हो गया है। ऐसे करके क्लास 5 के एम्प्लॉयज का वेरियस का 200 रुपए था पहले, जो कि 1400 रुपए हो गया लमसम अब 350 रुपए मिला के। और क्लास 6 के एम्प्लॉयज का हो गया है ये 200 रुपए पर डे के हिसाब से 1000 रुपए लमसम। और बाकी वीडियो सर्वेलेंस टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, अकाउंटिंग और सभी का मिला के 1200 रुपए लमसम था, जो कि अब 3000 रुपए लमसम हो गया है। बाकी जो क्लास 3 के थे उनका 1000 रुपए था, जो कि अब 2000 रुपए लमसम हो गया है। माइक्रो ऑब्जर्वर का 1000 रुपए लमसम था, जो कि अब 2000 रुपए हो गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जो हमारे सीआरपीएफ के जवान जो जो चुनाव में ड्यूटी करते हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है ये, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट खबर, अभी एक खबर है कि जो हम ईसीएचएस के थ्रू जो इलाज कराते हैं उसके अंदर अब नई यूनानी पद्धति से भी आप इलाज करा सकते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, आयुष मंत्रालय ने यह खबर भेजी है और ये उसका लेटर है, जिसके तहत आप जो है अपने ईसीएचएस के थ्रू वे सदस्य वाले इसके थ्रू आप जो है इनमें भी इलाज करा सकते हैं। आयुष एलोपैथी में से किसी एक के तहत उपचार लेने का विकल्प पूरी तरह से स्वैच्छिक और व्यक्तिगत है। लाभार्थी यह चुनना होगा कि यह आयुष या एलोपैथी में से किससे उपचार करवाना चाहता है। एक ही रोग बीमारी के लिए दोनों प्रणालियों के तहत एक साथ उपचार की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि आपातकालीन स्थिति में पूर्व सैनिकों का आवश्यकता अनुसार कोई भी जीवन रक्षक उपचार लेने की अनुमति है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि, और ये बाकी सब इनको लेटर भी दे दिया गया है। ये देखिए, हेडक्वार्टर साउथर्न, हेडक्वार्टर ईस्टर्न, वेस्टर्न और मतलब सारी जो कमांड को ये लेटर भेज चुके हैं। तो ये अच्छी पहल है आयुष के अंतर्गत ईसीएचएस के लाभार्थियों के लिए। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यही तक थी। आपका दिन शुभ रहे। बाकी जो भर्ती की खबर है इसरो की, वो मैं आगे आपको बना के डाल दूंगा। बड़ी खबर है इसलिए क्योंकि आज काफी न्यूज बड़ी हो गई है और ज्यादा समय तक की बन गई है। तो इसलिए जो है आप लोगों के लिए मैं आज वाणी को यही विराम देता हूं। और अगर खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइबर जरूर करें। सब्सक्राइबर जो है बंदे मेरे जो है, मैं भूतपूर्व सैनिक भाई हमारे जो मेरे से सीनियर हैं और जो उनका मैं साधुवाद करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं और राम राम बोलता हूं। वो बहुत अच्छा मेरी न्यूज देखते हैं, लेकिन जो है सब्सक्राइबर नहीं करते हैं। तो कृपया करके मेरे उनसे विनती है कि अगर आप सब्सक्राइबर करेंगे तो मेरा उत्साह और बढ़ेगा और मैं आगे भी और इससे अच्छी अच्छी खबर बनाने की कोशिश करूंगा। मैं भी आपके बीच में से ही निकला हुआ एक भूतपूर्व सैनिक हूं और जो कि आपकी जो है नॉलेज के लिए ये सब चीजें बनाता हूं। बाकी जय हिंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, आपका दिन शुभ रहे और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को, हमारे भूतपूर्व सैनिक भाइयों और हमारे सैनिक भाइयों को। जय हिंद।